हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बातम आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीज पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा का सेकंड पेपर जो सामाजिक विषय से संबंधित है। ये एग्ज़ाम 7 मार्च 2019 को हुआ था और इसे संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया गया था। संस्कृत विभाग जो था राजस्थान के अंतर्गत, उसने ये परीक्षा करवाई थी। तो इसके जो सभी प्रश्न हैं 150, वो आज इस वीडियो के अंदर हम समाहित करेंगे उनको, और इनका जो आंसर रहेगा वो आंसर संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है सत्य कथन है। सत्य कथन है, ये पहला प्रश्न है इसका। सत्य कथन है तो सभी देशांतर व्रत होते हैं। ये इसका जो कथन है ये गलत है, ये गलत कथन है। और सभी देशांतर दीर्घ व्रत होते हैं, ये भी इसका ऑप्शन जो है गलत है। सभी देशांतरीय व्रत दीर्घ व्रत होते हैं, ये भी गलत है। जबकि सभी देशांतरीय व्रत बृहद व्रत होते हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचालन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचालन कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 2, अभी बहन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, बसंत विषुव घटित होता है, कब घटित होता है? तो वैसे देखा जाए तो 21 मार्च को घटित होता है, लेकिन इसमें दे रखा है डेट जो है 20 से 22 मार्च के बीच घटित होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 1। जबकि शरद विषुव जो होता है वो 21 से 23 सितंबर के बीच में घटित होता है, जो ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है चौथा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा, पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व, पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, सही है ये इसका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, तरंग की सर्वाधिक गति निचले मंडल में दर्ज की जाती है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है, दूसरा भी। और तीसरा ऑप्शन है, भूप्रकृति में एस तरंग की जो गति होती है वो पी तरंग से कम होती है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है वो धीरे धीरे घटती है, या फिर नंबर 2 स्थिर रहती है, नंबर 3 धीरे धीरे बढ़ती है, या नंबर 4 तेज़ी से घटती है? तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ये, इसकी जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कोयना सहायक नदी है, कोयना जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नंबर 3। नंबर 7वां प्रश्न क्या है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पाद जो है किस राज्य के द्वारा किया जाता है? किस राज्य के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है? तो सही आंसर जो है वो नंबर 2 रहेगा, कर्नाटक इसका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, भारत में रे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है रे का वो है कल्लर, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहे नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुव स्थित
स्थिति है। तो देखो प्रति कह रहा है, मतलब आपसे उल्टा बोल रहा है वो प्रश्न। तो उत्तरी का हो जाएगा दक्षिण और पूर्वी का हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 40 डिग्री दक्षिणी, और हम जो है 180 में से घटाएंगे 140 को तो बचेगा 40, तो 40 डिग्री पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा नंबर होगा 2 सही। 10वां प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने किस ऋतु में आते हैं? तो ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में ये हिंदी के महीने आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 4 सही इसका राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से ज़िलों में पाई जाती है? कछारी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो इसका जो ज़िले हैं वो है दौसा है, धौलपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, इसके अलावा जयपुर है, करौली है। ये सभी राज्य जो है इस मिट्टी से भरपूर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12वां है, गलत युग्म कौन सा है इसमें से? तो एटना एक ज्वालामुखी है जो कि सिसिली में पाया जाता है, सही है ये तो। वेसुवियस ये इटली में, ये भी सही है। और काटोआ ये इंडोनेशिया में, ये भी सही है। जबकि गलत जो है ऑप्शन है वो है हमारा सेंट हेलेंस, ये जो है गलत युग्म है, जापान में नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म कौन सी है? तो RS1 ये मूंगफली की किस्म है, RG 141 तथा चंद्रा ये सभी किस्में जो हैं वो मूंगफली की किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14वां, अनास एक सहायक नदी है। अनास किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है अनास पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें हम, दक्षिणी राजस्थान में, तो ये माही नदी की एक सहायक नदी है अनास। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, केसरपुरा और पाटन तथा तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा नंबर 2, चूना पत्थर के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां, देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जो है तो राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो 75.1% है, और नगरीय जनसंख्या जो है वो 24.9% है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही युग्म कौन सा है? सही युग्म आपको छांटना है। स्टेट बुल्स लिमिटेड जोधपुर में है, ये गलत है बिल्कुल, ये सही नहीं है। बिरला व्हाइट सीमेंट कोटा नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में है, ये भी गलत है। और मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स उदयपुर में नहीं है, ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो चांदमारी कॉपर झुंझुनू में है, बिल्कुल सही आंसर इसका चौथा है। 18वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम के जो भंडार हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? तो जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जामसर बीकानेर ज़िले में। जामसर बीकानेर ज़िले में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा जामसर बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का ग्रामीण जो लिंग अनुपात है वो कितना भाई, वो है 949, और नगरीय लिंग अनुपात है वो है 929। तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3।
नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, क्या है? बाजार कीमतों पर NNP मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्लस ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष का बराबर है। तो ये रहेगा साधन लागत पर GNP, साधन लागत पर GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से क्या प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय का मापक है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, कुल व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आय कर। तो राइट आंसर होगा नंबर 3 21वें का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां, मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसका, जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। तो ये सही है बिल्कुल। और नंबर 2, पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है या हो जाएगा। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है, मतलब 1 और 2 सही है। प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है। इसका जो गलत आंसर है वो है हमारा नंबर 4, पूरक वस्तुओं के महंगे होने पर एक सामान्य वस्तु का मांग बाजार वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। दाहिनी ओर मतलब ये हमारा गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था जो है बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर 4, दाहिनी ओर नहीं बल्कि जो है बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। ये गलत ऑप्शन है, इसमें से सही नहीं है ऑप्शन। तो नंबर 23वां प्रश्न, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान क्या होगी भाई? कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान, समय के दौरान जो है राष्ट्रीय आय कम होगी। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए जो है MRS x/UCL PX/PY तथा MRS x/ घटती होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेख की इकाई को बताता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेख की इकाई को बताता है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 1, मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 3, समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी हैं।
ये टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर आपको सोचना है थोड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शेयर्स ने ये कथन कहा है कि बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाली ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी हैं। ये टिप्पणी किसने की थी? ये कथन किसका है? तो ये शेयर्स का कथन है। प्रश्न नंबर 28वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक जो है नकारात्मक रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो है हमारा पड़ोसी राज्य देश चीन। इसका सही आंसर रहेगा हमारा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत के वस्तुओं और सेवाओं की कुल निर्यातें में 5 राज्यों का योगदान जो है 70% है। ये राज्य कौन कौन से हैं? इनको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 2, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन 5 राज्यों का महत्वपूर्ण इनमें जो है स्थान रहा है। प्रश्न नंबर 30वां, वैधानिक तरलता का अनुपात में है व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 3, मतलब 12 प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं CB रवि। तो सही आंसर है नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33वां, लिवेनस्टीन के अनुसार बैंड वैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, 4 तक जो है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1, उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के मांग फलन का अनुसरण करता है। यही इसका सही आंसर है 33वां का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34वां, योजना अवधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलित देश के पक्ष में रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा नंबर 1, केवल वर्ष 1971 और 72 के बीच रहा है। तो सही आंसर जो इसका नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान है? किसका सर्वाधिक जो है योगदान रहा निर्यात करने में? तो इसका सही आंसर जो है वो नंबर 3, रत्न और आभूषण का योगदान मुख्य रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट इसका आंसर है। आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे संबंधित है आर्थिक नियोजन? ये है संसाधनों के आवंटन से संबंधित है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, भारत में वर्ष 2001 की योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों का टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? तो उस समय जो थे डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलुवालिया उस समय टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो इसका हमारा सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है दार्शनिक प्रकृति रही है, मुख्य विशेषता आई है। नेक्स्ट प्रश्न है
किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग ये प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004 और 2005 तथा 2011 और 12 के मध्य गिरा है। तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तेंदुलकर समिति के अनुसार। नंबर 3 इसका सही आंसर है। तेंदुलकर समिति के अनुसार ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 40वां। प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर किसके थे? ऑस्टिन जो पक्षधर वो किसके पक्षधर थे? तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 4, सकारात्मक पहलू कानून के भी पक्षधर थे। नेक्स्ट प्रश्न है डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांत के सही अनुक्रम को पहचानिए और इसका सही उत्तर कीजिए। तो 41 का प्रश्न जो है वो नंबर 1 रहेगा, यानी मतलब 3, 1, 4 और 2 सभी जो है इसका एक जो है क्रम है। तो सही आंसर जो रहेगा वो नंबर हमारा 1 रहेगा। पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 42वें का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 20 और 21 हैं, उनको कभी हम जो है क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते या मतलब वो कभी भी जो है समाप्त नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43वां। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक थे? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, डेविड एप्टर। इसका सही आंसर होगा 43वें प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44वां। राज्य के नीति के निम्नलिखित निदेशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो 44 का सही आंसर जो है वो है नंबर 4, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो सही आंसर होगा नंबर इसका 4। 45वां प्रश्न है हमारा वो है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3, 15% जो है सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां। निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? क्या संबंधित है? तो 46 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर 1, तार्किक प्रत्यक्षवाद इससे जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां। एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राज्य विधानमंडल ने की थी। किसने की थी? राज्य विधानमंडल ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? इसका सही आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 1, गणराज्य। 49 प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लिखित नहीं है? मतलब मूल जो कर्तव्य हमारे उसमें क्या उल्लिखित नहीं है?
आपको बताना है। तो 49 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 1, आध्यात्मिक उन्नयन की जो व्यवस्था है वो इसमें उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? निम्न में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? तो 50 का सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए आपको सही आंसर इसका। सिंपल सवाल है, प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, राष्ट्रपति को। संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो सही आंसर होगा वो होगा 4 सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित युग्म में से सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, मतलब ये जो है सम्मिलित नहीं है, गलत है ये। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत है, बाकी सही है इसमें। तो राइट आंसर होगा हमारा नंबर 3। भारत सरकार द्वारा लेबर हार्न जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया था? तो 1992 में अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना के संबंध में ये आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है? तो 54 का जो प्रश्न उत्तर रहेगा वो रहेगा नंबर 3, कजाकिस्तान इसका समझौते पर पक्षधर नहीं है इस हमारे में। नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी समिति जो है इससे संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से? तो 55 का प्रश्न जो है उसका उत्तर सही होगा वो होगा दिलीप सिंह भूरिया समिति, ये इससे संबंधित है। तो नंबर आंसर जो रहेगा हमारा नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 56वां प्रश्न देखें हम, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखों में से किसने लिखी थी? इसके लेखक कौन है हमको बताना है। तो सही आंसर जो है इसका वो रहेगा जगदीश भगवती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक खालिस्तान का व्याख्यात्मक बोध है। ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन जो खाली दे रखा है उसमें क्या आएगा? सामाजिक क्रिया, अंतक्रिया, समूह या संस्था। तो सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर आएगा सामाजिक क्रिया। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखा जाए तो इसमें जो है पेयजल की व्यवस्था, पुस्तकालय, बाजार और मेले, ये तो सभी शामिल हैं, लेकिन इसमें कांजी हाउस जो होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जानवरों को जो आवारा पशु होते हैं उनको, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, औपचारिक परिप्रेक्ष्य इसका जो है स्वरूप नहीं होगा। तो नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही क्रम में चुने। सही क्रम बताना है आपको भाई व्यवस्थाओं को, अवधारणाओं को। तो 60 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 2। नंबर 1 पे आएगा समुदाय, नंबर 2 पे आएगा संघ, नंबर 3 पे आएगा समाज और नंबर 4 पे आएगा राज्य। तो सही आंसर जो रहेगा वो नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया है? किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया है?
तो इसका सही आंसर जो है एक जटिल समाज का उसने उल्लेख नहीं किया। बाकी सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज का उसने वर्णन किया, लेकिन एक जटिल समाज का उसने वर्णन नहीं किया है। प्रश्न नंबर 62 क्या भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 2, लक्ष्यों की समानता। लक्ष्यों की समानता ये इसकी भौतिक दशा नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा लक्ष्यों की समानता। नेक्स्ट प्रश्न है 63वां, रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? तो 63वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, समाजशास्त्र का मूर्त विज्ञान है। ये सत्य नहीं है कि समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। 64वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64वां, निम्न में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिका की श्रृंखला में होती है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमि का प्रतिमान। राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान के प्रस्तुत होने की सही क्रम की जो पहचान है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, ओसवाल्ड। उसके बाद नंबर 2 पे जो है स्पेंगलर, नंबर 3 जो है पितरिम सोरोकिन और आर्नोल्ड जे टॉयनबी। इसका सही आंसर होगा नंबर 1। प्रश्न नंबर 66वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, प्रदत्त परिस्थिति। ये इस वर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी सब सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय, शिक्षा में समान हो ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सामाजिक वर्ग। क्या कहा जाता है इनको? सामाजिक वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68वां, क्या भाई 68वां प्रश्न, वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। पुस्तक एनहिलेशन जो है ऑफ कास्ट के लेखक का नाम जो है, इस लेखक जो है उसके लेखक कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, बी.आर. अम्बेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बी.आर. अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करे वो कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई भ्रष्टाचार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भ्रष्टाचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 71वां, किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूह के जीवन यापन की स्थिति और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3, सापेक्षिक निर्धनता। सापेक्षिक निर्धनता जो है इसका अंतर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 72 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? वो रहेगा, आप थोड़ा सोचिए इस प्रश्न में कौन सा रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा नंबर 3,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 73वां। मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था KM कपड़िया ने। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। 74वां प्रश्न, वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 2। ऋषि यज्ञ जो है इसमें संपादित नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 75वां। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1। आवासीय सिद्धांत इससे संबंधित नहीं था। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने या लागू करना होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हमारा वो है LD वाइट का। किसका है? LD वाइट का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एड्स के फैलने का संभावित लक्षण नहीं है? 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 2, यानी कि बैक्टीरिया जो है इसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द में R से क्या आशय है? 78 का राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 2, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन देना। दो अंतर इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 79वां। लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे? प्रशासनों को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई? वो होगा नंबर 2, बाकर इसको मानते थे। तो नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम क्या है? बहुत ही शिक्षण विधि संबंधित उत्तर है ये भाई सब दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2, स्किल पद्धति जो है पद सोपान पद्धति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, स्किलर पद्धति पद सोपान पद्धति का दूसरा नाम है। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित कार्य समस्त प्रक्रियाओं का योग संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 3, लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 83वां। जेम्स टी मुने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है वो कौन सा है? तो इसका 83 का जो राइट आंसर है वो है समन्वय। नंबर 2 इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है हाथॉर्न प्रयोग का संबंध निम्न में से किससे संबंध है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 4, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक कौन थे भाई? तो वे थे शेकलर हडसन। नंबर 2 इसका सही आंसर है। साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ क्या होता है? साइमन के अनुसार निर्णय का सही अर्थ क्या होता है? वो होता है विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना, ये इसका सही अर्थ होता है निर्णय का। LD वाइट के अनुसार मनोबल क्या चीज़ है? LD वाइट के अनुसार मनोबल क्या है? प्रश्न नंबर 87 आए। व्यक्तिगत उत्साह एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक तत्व, व्यक्तिगत हितों के प्रति रवैया। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 2, एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वतत्व। तो नंबर 2 इसका सही आंसर है। नियंत्रण की सीमा का नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है?
तो राज्य व्यवस्था इसमें इसका तत्व नहीं है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की तरीकों ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, 1 और 3, मतलब प्रदत्त व्यवस्था द्वारा और नीति निर्माण द्वारा, यानी 1 और 3 इसका सही आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्या 90वां, भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्य की विशेषता की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना ये देन किसकी है? तो इसका 90 का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 3, भारत की औपचारिक शासन परंपराओं की। प्रश्न नंबर 91, वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। कितने मार्क दिया गया है भाई? वर्तमान लोकपाल की अपनी जांच पूरी करने के लिए समय जो दिया गया है वो कितना समय दिया गया है? 91 का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4, 6 माह का दिया जाता है। कितने माह का? 6 माह का। लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सज़ा दी जा सकती है। कितने वर्ष की दी जा सकती है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, 1 वर्ष के लिए दी जा सकती है। सज़ा 1 वर्ष के लिए दी जा सकती है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सौंपन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? 93 का जो आंसर होगा वो नंबर 1 होगा मैस्लो ने किया था भाई। बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता सोपान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? मैस्लो। इसका राइट आंसर नंबर 1। एक तत्ववाद ये बीज मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? वेदांत में, उपनिषद में, वेदों में, या इसमें से किसी में से नहीं? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, वेदों में मिलते हैं भाई। एक तत्ववाद के जो बीज मिलते हैं वो मिलते हैं किसमें? वेदों में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 95, उपनिषद मुख्य रूप से है क्या चीज़ है ये? तो ये है नंबर 1, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। ये भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का क्या एक स्रोत है, इसके रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 96, डेकार्ट के बारे में क्या सत्य कथन है? वे एक संदेहवादी थे। उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई है। उनकी विधि न आगमनात्मक है और न ही निगमनात्मक, ये उत्तर या ये सभी के सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 2। इन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई है। किसमें? दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई है, ये इसका सही आंसर है। प्लेटो के नियम अनुसार न्याय क्या है भाई? न्याय क्या है? तो न्याय जो है वह कार्य है या वह कार्य करना है जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो, वो ही न्याय मानता है प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासन में जन सहभागिता के विकास मान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो 98 का जो राइट आंसर है वो रहेगा नंबर 4, ग्राम सभा की बैठकें। क्या रहेगा? ग्राम सभा की बैठकें। नेक्स्ट प्रश्न है 99, स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो ये सुख के गुणात्मक भेद का जो है समर्थन नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3, सवा प्रश्न 100वां जो है प्रश्न हमारा, सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो किसका जुड़ा हुआ है? बेथम। किसका नाम जुड़ा हुआ है? बेथम का नाम जुड़ा हुआ है। सुकरातीय विधि को बौद्धिक धातु प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को जो है बाहर निकालती है। मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को क्या निकालती है? बाहर निकालती है। नहीं तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 102, कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो शुभ संकल्प ये इसकी जो है अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है चार्वाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ एक साधन है। किसका साधन है? 103 का प्रश्न क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ काम का है। किसका है? सिर्फ काम का। नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
104वां प्रश्न, अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है। 104 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं भाई, तो नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 1 होगा, किसी भी कर्म को करने या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 106, निष्काम कर्म का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना, अर्थात फल की बिना इच्छा ही आपको कर्म करना है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है भाई? दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, यही इसका प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है दंड का। तो नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 108वां प्रश्न है, अणुव्रत और महाव्रत का प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जैन दर्शन में है, अंतर्निहित है भाई ये जैन दर्शन में। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 2। नंबर 2 ये लिख रहा है यहाँ पर कि बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न पूछ रहा है आपसे ये, तो सही आंसर होगा शील, समाधि और प्रज्ञा। राइट आंसर होगा इसका नंबर 2। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था भाई? क्या था? गुण था, कर्म था, जाति थी या जन्म था या आर्थिक स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नंबर 1, गुण कर्म था। गुण और कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 111वां, निम्नलिखित में से किस उपागम से मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधिक प्रस्तुति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? वो होगा नंबर 2, रॉबर्ट मिलर होगा उपागम। रॉबर्ट मिलर उपागम इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नंबर 3, शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत। शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत जो है सिद्धांत नहीं है इससे संबंधित। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी समाहित है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? तो दूसरा प्रश्न इसका सही उत्तर होगा मेगर उपागम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 115वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन को रोकना ये भाई लक्ष्य नहीं है, बाकी सब लक्ष्य हैं। सामाजिक व्यवहार का विकास, अच्छी नागरिक का विकास, बिल्कुल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाज का विकास, लेकिन सामाजिक परिवर्तन को रोकना ये इसका ऑप्शन लक्ष्य नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। कौन से प्रत्यय जो गांधी विचार के मूल है? अहिंसा, सत्य, अहिंसा या आत्मसिद्धि? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको सब पता होना चाहिए कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। तो नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? तो उसमें होना चाहिए इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। जिसका राइट आंसर होगा नंबर 2, ये सभी शामिल होने चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 118वां, पाठ योजना के RSCEM यानी कि RCEM उपागम का विकास किया है। किसने किया है भाई? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के का, लघु उत्तरीय प्रश्नों का, निबंधात्मक प्रश्नों का विकल्प में कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 1 होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्नों का। राइट आंसर नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सामाजिक विज्ञान के साथ से संबंध बताता है। तो ये किस भाषा में है बताना। इसका इसका उत्तर क्या बताता है भाई? भाषा से बताता है, गणित से बताता है, विज्ञान से बताता है या शारीरिक शिक्षा से बताता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ये भाषा से जो संबंध है, से संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? 122 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? वो होगा नंबर 4। मतलब इसमें से कोई सा विकल्प सही नहीं है, बाकी सब गलत हैं, सभी गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका कोई सा विकल्प सही नहीं है। ये आंसर इस प्रकार का चौथा इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 123वां, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं भाई? 123 का प्रश्न का बहुत सिंपल प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और श्रव्य दृश्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए एडगर डेल जाने जाते हैं। राइट आंसर का नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, पाठ योजना का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? पाठ होगा उपागम, तो बस ये मोशन होना चाहिए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, RCMM उपागम के पर आधारित है भाई, तंत्र प्रणाली पर आधारित है ये पाठ योजना। NCF नेशनल करिकुलम फेडरेशन 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य कौन सा है? कौन सा भाई एक लक्ष्य? वो है जो है प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानवाधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। 126 एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान संबंधी प्रश्न, पूर्ति संबंधी प्रश्न या लघु उत्तरीय मतलब इसमें शामिल नहीं है। मिलान संबंधी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, पूर्ति संबंधी प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 4, ये अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है भाई। राइट आंसर होगा नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? परियोजना विधि का तो योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, परिकल्पना करना या रिकॉर्डिंग करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4, परिकल्पना का निर्माण करना। ये इसका चरण नहीं है सोपान का। ग्लोब उदाहरण है प्रक्षेपित सामग्री का, अप्रक्षित सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, इसमें से कोई नहीं। तो ग्लोब जो है वो क्या भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये अप्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण आव्यूह लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह नहीं है? तो 130 का जो प्रश्न उत्तर रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर 4, अभिक्रमित अनुदिशन।
अभिक्रमित अनुदेशन, इसका ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण नहीं है, मतलब दोष नहीं है निबंधात्मक प्रश्नों का। ये जटिल अधिगम परिणामों का मापते हैं, इन्हें तैयार करना आसान है, कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें से जो है स्कोरिंग में विषयनिष्ठता पाई जाती है, तो अवगुण जो है नहीं है वो कौन सा भाई, 31 का उत्तर नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें स्कोरिंग में विषयनिष्ठता पाई जाती है, ये सही आंसर है इसका नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3। ऋग्वेदिक काल में कुरु भारत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित किस में है भाई, हैं सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, या वैपुल्य सूत्र में, या अभिधम पिटक में, तो सही आंसर होगा नंबर 2 सुत्त पिटक में इनकी बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से 134वां कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी, तो 134वें का जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा भाई, बताइए ज़रा। वो रहेगा धौली, राजधानी नहीं रही थी इसकी। 135वां प्रश्न देखिए, उन साहित्यिक स्रोतों की चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। इसमें जो है सही कूट चुनना है अपन को, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा इसका 135वें का, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1। नंबर 1 मतलब 1 यानी देवी चंद्रगुप्तम इसमें शामिल थी। नंबर 2 काव्य मीमांसा, ये भी सही है। और नंबर 3 मालती माधव इनका उल्लेख किया गया, तो नंबर 1 इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, अच्छे प्रश्न है। कश्मीर घाटी में, हरियाणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 कश्मीर घाटी में जो है इसके क्या प्राप्त नहीं हुए भाई, इसके जो है प्राप्त नहीं हुए, घाटी सभ्यता के बड़े शहर प्राप्त नहीं हुए कश्मीर घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा सूफियत संप्रदाय नहीं है, सूफियत संप्रदाय नहीं है, तो 137 का सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1 सैयदाना, सही दाना इसमें संप्रदाय में शामिल नहीं है, सूफी संत नहीं है मतलब सही दाना। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद या माश प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या कहलाते थे भाई, उन्हें क्या बोलते थे, सही आंसर बताइए आप। नंबर 3 इसका सही आंसर है, इनको कहा जाता सद्र, सद्र इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 139वां सूची 1 मुगल जो है उद्यानों को संसूचित करती है, और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है। इसके शासन में उद्यान बनाए गए थे, दोनों सूचियों को सम्मिलित करना है आपको, तो इसका सही आंसर जो होगा वो नंबर 1 होगा, मतलब फर्स्ट एक का 1 रहेगा, 2 का आपका बी रहेगा, और 3 का आपका सी रहेगा, और 4 का आपका जो है डी रहेगा। मतलब आम बाग बनवाया था, आराम बाग जो बनवाया था आगरा में बनवाया था बाबर ने, शालीमार बाग श्रीनगर में बनवाया था जहांगीर ने, और शालीमार गार्डन लाहौर यानी पाकिस्तान में शाहजहां ने बनवाया था, और पिंजौर गार्डन पंचकुला ये औरंगजेब ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो नंबर 4 सत्य कथन है भाई, मतलब ऑप्शन चारों राइट है, सभी ऑप्शन क्या है राइट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4।
भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, जो 1857 क्रांति हेतु बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1, हेनरी हॉर्डिंग ने बनवाई थी भाई। हेनरी हॉर्डिंग ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 142वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको बताना है भाई। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 142वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? 142वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4, प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये कथन जो है इसमें सत्य नहीं है, बाकी कथन जो है सत्य है। तो राइट आंसर होगा नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4, भारत का पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 144वां। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 144 का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए मतलब इसकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, बिल्कुल सही है ये आंसर। और विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। सही आंसर होगा ए और बी, मतलब दोनों सत्य कथन है ये सही। वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी वो कौन सा वर्ष था भाई? 45 का जो राइट आंसर होगा वो नंबर 3 होगा। 1783 ईस्वी में जो है इसको स्वतंत्रता प्रदान की थी अमेरिका को। निम्नलिखित में से कौन लुई सोल्वे के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? खतरनाक प्रश्न है भैया। निम्नलिखित में से लुई सोल्वे के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था, तो कौन नहीं था भाई? नहीं थे हमारे नंबर 2 क्रोपोटकिन जो है इस समय वित्त मंत्री नहीं थे, बाकी सभी थे। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? नंबर 4 इसका सही आंसर होगा जार को गलत कामों के लिए सजा। ये इसका जो है नहीं है, इसका हिस्सा नहीं था, बाकी सब हिस्सा इसके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे 3। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, काल क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 होगा 1 2 3 4, मतलब क्रम इनका मॉस्को, तेहरान और डेमबर्गटन, ओक और आल्टा। सही आंसर होगा नंबर 1 इसका। अब आपको 2 प्रश्न, अंतिम प्रश्न बचे हुए 2, इनका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका जो है ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो ये जो किया गया था बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नंबर 2 इसका सही आंसर है। सॉरी मैंने बता दिया है आपको, कोई बात नहीं है। तो लास्ट का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको घर पे जो है बताना है। मेरा मतलब है आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किससे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल का विभाजन कार्य सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और वीडियो मुझे आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये पूरा सेट जो है समझ में आ जाए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार मैं आपको जो है दूसरा पेपर लाऊंगा, इसी प्रकार से उसके जो प्रश्न रहेंगे उसमें भी